ओके स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में आरआरबी ग्रुप डी 2022 में जो आपका पेपर हुआ था उसमें साइंस का जो है क्वेश्चन उसको देख रहे थे। तो हमारा जो सेट था ये सेट 10 कंप्लीट हो चुका था। आज का जो हमारा सेट होगा ये सेट 11 होगा। इस डेट में आपका सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन जो पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया था कि श्वेत प्रकाश, ठीक है, श्वेत प्रकाश का जो कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही उस 7 घटकों में विभाजित होना कहलाता है। ठीक है, कि जब श्वेत प्रकाश को जो आपके कांच के प्रिज्म में सब जब उसको क्या करते हैं प्रवेश कराते हैं तो 7 घटकों में, यानी कि आपका यहाँ पे होता है इस तरह से, ये आपका क्या हो जाएगा, एक आपका क्या है ये प्रिज्म है। ठीक है, ये प्रिज्म है। तो इसको जब आप क्या करेंगे, जब यहाँ पे 7 जो है यहाँ पे 7 घटकों में जब इसको जो यहाँ पे श्वेत प्रकाश जब आप इधर से इसको ट्रांसफर करवाएंगे, ठीक है, जब प्रवेश करवाएंगे श्वेत प्रकाश तो क्या होगा, यहाँ पे आपको 7 जो है ये इसमें ये आपका वो हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपके जो है 7 जो है यहाँ पे घटकों में ये आपका विभाजित हो जाता है, जिसमें क्या होता है आप देखेंगे कि जो सबसे जो आपका जो नीचे वाला होता है इसमें जब यहाँ पे श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वेव गियर होता है यहाँ पे आपका बैगनी कलर हो जाएगा, वायलेट कलर, फिर इंडिगो, फिर यहाँ पे ब्लू, ठीक है, फिर यहाँ पे ग्रीन जी, फिर येलो, ऑरेंज और यहाँ पे रेड। यानी सबसे ऊपर जो होता है ये आपका क्या होता है, ये लाल होता है। ठीक है, रेड कलर का होता है और ये क्या होता है, वायलेट होता है, बैगनी होता है। ठीक है, सबसे नीचे जो होगा ये आपका बैगनी होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे नीचे बैगनी होता है और ये आपका रेड होता है। तो जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से जब गुजारते हैं तो 7 घटकों में इस तरह से ये आपका हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो है ये पूछ रहा है कि होना क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो ये कंडीशन जब होता है तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो इस तरह से ये आपका जो है क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। के बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको दिया है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड है आपका एक्वस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है एक्वस। ठीक है, जलीय है, पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे वाटर बन रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये आपका एसिड है। ठीक है, HNO3। ठीक है, नाइट्रिक एसिड आपका जो है ये आपका एसिड है और यहाँ पे आपको यहाँ पे ये क्षार है। ठीक है, तो एसिड और क्षार मिलकर क्या बनाएगा, यहाँ पे लवण बनाएगा। ठीक है, जो कि क्या बनना है, ये बनेगा। ठीक है, KNO3 और वाटर बनता है, मतलब लवण और जल का यहाँ पे जो है उत्पाद में मिलता है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया ये होता है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो यही आपको पूछ रहा था कि यहाँ पे उपरोक्त अभिक्रिया किसका उदाहरण है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे आपका अभिकारक है। ठीक है, ये आपका उत्पाद है। तो इसमें आपको नाइट्रिक एसिड को KOH से रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे KNO3 बन रहा है और वाटर बन रहा है, यानी कि ये आपका एक लवण है और ये एक जल है। तो जब भी इस तरह का जो कंडीशन होता है तो क्या होता है, वो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यह पूछा गया है कि गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है। ठीक है, तो गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है, R/2 होती है। ठीक है, इसको कई बार हम यहाँ पे लाइट चैप्टर में देख चुके हैं। ठीक है, वहाँ पे आप चाहें जाकर देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है, R/2 होती है। ठीक है, और जो यहाँ पे गोली दर्पण होता है वो किसी गोले का आधा भाग होता है। ठीक है, ये किसी गोले का क्या होता है, आधा भाग होता है गोली दर्पण। ठीक है, और ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ठीक है, 2 प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार होता है ये आपका अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अवतल दर्पण। और दूसरा जो आपका होता है ये आपका क्या होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, और यहाँ पे मिरर का फार्मूला कितना होता है, मिरर फार्मूला ये कितना होता है, मिरर फार्मूला दर्पण का जो आपका फार्मूला होता है। ठीक है, ये कितना होता है, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, अवतल और उत्तल के लिए अलग अलग से यहाँ पे वैल्यू को रखा जाता है। तो इस तरह से भी चीज़ों इसको याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बारे में हम अच्छे से जो है थोड़ा सा और डिटेल में हम लाइट चैप्टर में देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि एक उत्तल लेंस वस्तु के आकार के 2 गुने आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा। ठीक है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है, आवर्धन ये आपका
जो होता है आवर्धन क्षमता m से रिप्रेजेंट करते हैं, v बाई u होता है या h1 बाई h0 ये होता है, ठीक है। जहाँ पे ये क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और ये क्या होता है आपका वस्तु की ऊंचाई होती है, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्ट का है, ये यहाँ पे प्रतिबिंब का होता है, ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और ये आपका क्या होता है, ये होता है वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये क्या होगा, कह रहा है कि उत्तल लेंस के वस्तु के आकार के 2 गुने आकार का, ठीक है, यहाँ पे 2 गुने आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है, ठीक है, 2 गुने आकार का। तो प्रतिबिंब जो है 2 गुना कह रहा है, ठीक है, उत्तल लेंस है तो कितना, तो यहाँ पे क्या कह रहा है आपका कि वस्तु जो है 2 गुने आकार का वास्तविक और क्या कर रहा है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो जो यहाँ प्रतिबिंब होगा ये 2 गुना है, ठीक है, और उल्टा बनाता है, ठीक है, यहाँ पे तो इस तरह से होगा और ये उल्टा बनाता है तो -2h0 बाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h0 से n0 करते हैं, कितना आ जाएगा -2 यहाँ पे आपका आ जाएगा जो m का वैल्यू होगा, ठीक है। आवर्धन जो होगा ये आपका -2 होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये उल्टा बोल रहा है कि उल्टा यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रतिबिंब निर्मित करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको यहाँ पे सॉल्व होगा। आवर्धन पहले ही बता चुके तो v बाई यू, और यहाँ पे हाइट की बात है तो h1 बाई, यहाँ पे h1 बाई h0 होगा, ठीक है। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये वस्तु की ऊंचाई होती है और यहाँ पे 2 गुना कह रहा है तो ये इसका हो जाएगा और ये उल्टा है तो माइनस यहाँ पे 2h0 बाई ये इससे कैंसिल हो जाएगा। m कितना आ जाएगा, यहाँ पे m -2 आपका जो आवर्धन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि ये आपका क्वेश्चन, इसमें खाली स्थान है कि इसमें से किस पौधे के पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक एसिड का जो फार्मूला होता है ये होता है HCOOH, ठीक है, HCOOH ये होता है आपका फार्मूला। तो यहाँ पूछ रहा है किस में पाया जाता है, इमली है, संतरा है, टमाटर है, बिच्छू बूटी है, ठीक है। तो जो मेथेनोइक अम्ल होता है ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिच्छू बूटी में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो इमली होता है, इमली में क्या पाया जाता है, यहाँ पे इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, टार्टरिक अम्ल, इसको याद रखिएगा, ये होता है टार्टरिक एसिड इसमें पाया जाता है। संतरे में क्या होता है आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, साइट्रिक एसिड इसमें पाया जाता है। टमाटर में आपका जो पाया जाता है ये ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर पूछ रहा था कि आपको मेथेनोइक अम्ल किसमें होता है, बिच्छू बूटी में पाया जाता है, ठीक है। ये डंक मारने वाली पौधा भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि समांतर क्रम संयोजन में, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, इसके बारे में पता होगा कि श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है कि संयोजित में प्रतिरोध के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके कथन दिए गए इसमें बता रहे कौन कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है कि सभी प्रतिरोध 2 दिए गए बिंदुओं के बीच, यहाँ पे जो पहला है कि सभी प्रतिरोध 2 दिए गए बिंदुओं के बीच में संयोजित होता है, ठीक है। तो ये आपका सही होगा, ठीक है, क्योंकि जब आप समांतर क्रम के जब आप बनाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक आपका रेजिस्टेंस बना रहे हैं, ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे आपको बैटरी है ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये बैटरी है, तो यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से देखिए ये आपका एक रेजिस्टेंस ये होगा, इसका मान लीजिए ये आपका R1 है, ये आपका क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो धारा होगा ये I1 है, I2 है, फिर यहाँ पे I3 है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है समांतर क्रम में होता है, ये इस तरह से आप फिगर देखे होंगे। तो यहाँ पे 2 बिंदुओं के बीच में क्या होगा, यहाँ पे संयोजित होगा, ये सही है। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध व्यष्टि प्रतिरोध से अधिक होता है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये आपका तुल्य प्रतिरोध इससे व्यष्टि से प्रतिरोध से अधिक होता है, ये नहीं होगा। इसके बाद देखिए तीसरा है कि प्रत्येक प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच में विभवांतर समान होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही होगा कि जो विभवांतर होता है पोटेंशियल ये आपका इक्वल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये समांतर क्रम के बारे में था। सीरीज में आपको जानते हैं, जैसे मान लीजिए R1 R2 R3 है, जैसे यहाँ से आपको जोड़ना है तो ये R1 हो जाएगा, फिर ये R2 हो जाएगा, फिर यहाँ से R3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सीरीज है। जैसे R1 अगर मान लीजिए 5 ओम दिया है, R2 आपको 6 ओम दिया है, R3 आपका कितना 10 ओम दिया है, तो कितना हो जाएगा 16 और 5 कितना हो जाएगा, ये 21 ओम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप क्या करते हैं, तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इस तरह से इसमें आप निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से R इक्विवेलेंट।
तो इस तरह से ये आपका समांतर और सीरीज में होता है। तो इसका यहाँ पे आपको इसी बारे में पूछा था कि जब समांतर क्रम में इसको संयोजित करते हैं तो क्या कंडीशन होती है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है बी आपका सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि एक लेंस का उत्पन्न आवर्धन, देखिए यहाँ पे आपको छूट गया है, ये आवर्धन 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 है, यानी कि एक लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो है क्या है 1/2 है। तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की जो प्रकृति, ठीक है, अगर वहाँ पे आवर्धन 1/2 है तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति और तुलनात्मक आकार क्रमशः है। ठीक है, तो प्राकृतिक और तुलनात्मक आकार किस तरह से होगा। ठीक है, तो जो आवर्धन होता है यहाँ पे क्या बताए थे, v/u होता है। ठीक है, या h1 यहाँ पे h0 ये होता है। ये आपके प्रतिबिंब की जो आपकी दूरी होती है, ये आपकी वस्तु की दूरी होती है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, ये वस्तु की ऊंचाई होती है। ठीक है, इसके बारे में पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आवर्धन 1/2 है तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति किस तरह की होगी, ये क्या होती है आपकी आभासी होती है, सीधा होता है और छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा ये हो जाएगा आभासी, सीधा और छोटा। ठीक है, इसके बारे में पहले भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी की आभासी, सीधा और छोटा। जब यहाँ पे आवर्धन 1/2 है, यहाँ पे 1/2 कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि वर्तमान में यहाँ बताना है वर्तमान में तत्व ज्ञात है जिनमें से यहाँ पे कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं। ठीक है, कि कितने ऐसे हैं कि जो है वर्तमान में यहाँ पे जो आपके तत्व हैं जो हैं और जिसमें से उस तत्व की संख्या बतानी जो क्या है प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपको जो है नंबर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा 118 जो तत्व हैं ये आपके क्या है, यहाँ पे 118 तत्व जो है तत्व ज्ञात है और 94 तत्व जो है 94 ये प्राकृतिक रूप से क्या है यहाँ पे पाए जाने वाले तत्व हैं। ठीक है, ये था। और यहाँ पे जो एलिमेंट होता है, तत्व होता है, ये क्या होता है, ये सबसे शुद्धतम रूप ये होता है, शुद्धतम रूप होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आवर्त सारणी होता है आधुनिक आवर्त सारणी, उसके बाएं भाग में क्या होता है कि आपके धातु पाया जाता है और दाएं धातु में क्या दाएं भाग में क्या पाया जाता है अधातु। ठीक है, यहाँ पे जो आपका होता है बाएं भाग की ओर आपके क्या होते हैं धातु होता है। ठीक है, धातु, और दाएं ओर क्या होता है ये आपका क्या होता है अधातु होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा था कि यहाँ पे 118 194 प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अभिकारक ए, ठीक है, यहाँ पे आपको कौन सा होगा के स्थान पे आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभिकारक ए की जो जगह पे कौन सा होगा कि कौन सा इसमें से आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया यहाँ पे प्रदान करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जो आएगा वो क्या होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये है CaOH, ये है आपका CaOH होल ट्वाइस है, प्लस यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, यहाँ क्या बनाएगा CaCl2 और H2O। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता था, उदासीनीकरण अभिक्रिया में कि आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे लवण और जल यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा और ये वाटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे HCl इसका फार्मूला होता है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का होता है HNO3। ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड है। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो इस तरह से आपको जब यहाँ से जब इसका जो यहाँ पे जो ए का जो होगा कि अभिकारक ए का स्थान पे आएगा वो उदासीनीकरण आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस हिसाब से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे ए का जो स्थान पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है जब जो आपके अम्ल और जो वहाँ पे जो बेस होगा, ठीक है, तो क्या होगा आपका रिएक्शन करके क्या बनाएगा लवण और जल वहाँ पे प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पे आपका जो है ये आपका प्राप्त है। तो ये हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है,
तो वायु प्रदूषण का जो प्राकृतिक स्रोत है कि यहाँ पे ज्वालामुखी ऊर्जा संचयन, लकड़ी का जलना, वाहनों से निकलने वाले धुआं। यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका, ज्वालामुखी विस्फोट जो होगा ये बहुत ज़्यादा आपको क्या करता है, वायु प्रदूषण का यहाँ पे एक प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, और ज्वालामुखी जो होता है वहाँ पे ये क्या होता है, एक पृथ्वी के अंदर क्या है, एक अंतर्जन बल का जो संचलन होता है, ये होता है आपका ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा कि प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी विस्फोट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित अभिक्रिया समीकरण लिखिए। ठीक है, संतुलित अभिक्रिया जो है यहाँ पे लिखना है। आप देखिए ये आपको दिया गया है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जलीय है, नाइट्रिक अम्ल है यहाँ पे। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल विलयन में जली के साथ अभिक्रिया करके सोडियम नाइट्रेट विलयन और यहाँ पे जल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये आपके कंडीशन दिया गया, इसमें से कौन सा जो संतुलित समीकरण है ये आपको बताना है। तो जब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए अगर ऑप्शन नंबर सी को देखें तो सबसे पहले देखिए संतुलित अभिक्रिया क्या होता है। संतुलित अभिक्रिया वो होता है कि जो अभिकारक में जितने भी परमाणुओं की संख्या होती है वही आपके प्रतिफल जो आपके उत्पाद होंगे उसमें भी उतना ही आपके परमाणु की संख्या होनी चाहिए। वो आपका रिएक्शन क्या होगा, आपका एक जो समीकरण होता है संतुलित जो है यहाँ पे जो समीकरण होगा। ठीक है, तो ये आपका होता है। तो अगर देखिए ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पे अगर आप ये देखें कि 2KOH, ठीक है, 2KOH यहाँ पे एक्वस, ठीक है, ये जलीय, और प्लस यहाँ पे 2HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, ये भी एक्वस है। ठीक है, और ये आपका रिएक्शन हुआ है 2KNO3, ये एक्वस, ठीक है, और प्लस 2H2O, ठीक है, ये आपका लिक्विड है, ये आपका हो जाएगा। तो जब यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए ये आपका एक अभिकारक है, ये आपका उत्पाद है, तो देखेंगे यहाँ पे जो आपके पोटेशियम है, तो पोटेशियम पहले यहाँ पे इसके लिए लिख लेंगे परमाणु की संख्या। देखें जब के का वैल्यू इसमें क्या है, पोटेशियम कितना है यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये 2 है। उसके बाद से ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है। ठीक है, ये 3 ऑक्सीजन 2 दिन 6, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। उसके बाद से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आपका जो है इधर जो है आपका जो अभिकारक है इसे इधर हो गया। अब प्रतिफल पर देखेंगे, देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, पोटेशियम देखेंगे तो के का जो है के है आपका कितना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन आप देखेंगे कितना है, 2 नाइट्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन आपका 2 है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पोटेशियम कितना है, 2 पोटेशियम यहाँ पे है। ठीक है, पोटेशियम आपके 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन देखेंगे तो नाइट्रोजन भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन कितना है, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, ये H2O है। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, हाइड्रोजन आपका यहाँ पे 4 है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है आपका 4 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन आपका था यहाँ पे देखिए 4 है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये आपका जो समीकरण है ये बैलेंस है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे के का जो यहाँ पे होगा आपका पोटेशियम कितना है, ये भी आपका 2 है, नाइट्रोजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 4 है और ऑक्सीजन भी यहाँ पे 8 है, जैसा कि इधर है। ठीक है, तो ये एक क्या एक संतुलित अभिक्रिया है। ठीक है, दोनों ओर की जो परमाणु की संख्या क्या है आपकी बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक संतुलन अभिक्रिया है। ठीक है, बैलेंस जो है रिएक्शन। तो यही आपको पूछ रहा था कौन सा है जो यहाँ पे आपका बैलेंस है, तो इस तरह से आप चेक करके बता सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कथन का आपका क्वेश्चन है। कथन फर्स्ट यहाँ दिया गया, कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। ठीक है, कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ, ठीक है, जैसे मान लीजिए कार्बन है इस तरह, ठीक है, ठीक है, कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है, ठीक है, इस तरह से आपको क्या है बंध बनाने की अद्वितीय जो है यहाँ पे क्षमता होती है, जिसके परमाणु स्वरूप बड़े अणु बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इन गुण को क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, एक श्रृंखला आपका बनता है, तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों कथन क्या है आपका सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो, दोनों कथन सत्य है। ठीक है,
और कार्बन के बारे में आपको पता है, कार्बन क्या होता है, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, ठीक है, और 2p2 ये होता है, ठीक है, 2 और 4 यहाँ पे होता है, ठीक है। मोस्ट और ऑर्बिटल में यहाँ पे बाहरी कोष में 4 होता है, 4 की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे यहाँ पे अगर आप इस तरह से इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो ये था आपका कार्बन के बारे में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ क्या होता है, किस दिशा में इंगित करता है, ठीक है। तो ये आपको जो है छड़ जो है यहाँ इधर ये आपका उत्तर और यहाँ पे दक्षिण में ये आपका होता है, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में हम देख चुके थे, मैग्नेटिज्म के जो चैप्टर देखे थे उसमें उत्तर दक्षिण दिशा में ये होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा वायरस का उदाहरण है, वायरस का उदाहरण इनमें से कौन है, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे वायरस का उदाहरण हो जाएगा HIV, ठीक है। इसको बोलते हैं ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो, ठीक है, इम्यूनो वायरस इसको बोलते हैं, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, HIV। तो ये एक क्या है, वायरस का उदाहरण है HIV, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछा जा रहा है कि एक सीधे धारावाहिक चालक के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है। एक सीधे धारावाहिक चालक के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट है कि पहला है कि चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र में चालक युक्त यहाँ पे सकेंद्रित वृत्त होती है, ठीक है। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है केंद्र में क्या होती हैं, आपके यहाँ पे चालक युक्त सकेंद्रीय वृत्त में होती है, ये आपका सही है, ठीक है। और दूसरा है कि जैसे जैसे हम चालक से दूर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती जाती है, ठीक है, यहाँ पे घटती जाती है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जाती है, ये आपका सही है, ठीक है। चूंकि जो दाएं हाथ का हथेली का नियम होता है, तो अब यहाँ पे हम आपको बता चुके थे कि किस तरह से ये होता है, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पे ये होता था मैग्नेटिक, ये होता है आपका धारा, ये आपका बल की दिशा होती थी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड होगा, जो कि आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो ये हमारा था यहाँ पे क्वेश्चन। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको आज की क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट सेट होगा हम नेक्स्ट क्लास में देखें। तब तक थैंक यू सो मच।